हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से नाटक विधा के प्रश्नों को देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में नाटक विधा को प्रारंभ किया था और उसमें हमने भारतेंदु युग के नाटकों को देखा था। ठीक है, उस वीडियो में भारतेंदु युग से पूर्व के नाटकों को भी हमने देखा था और तीन से चार टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, यानी भारतेंदु पूर्व युग में नाटकों का भाव, भारतेंदु के नाटक, भारतेंदु के सहयोगी और अनुदित नाटक। ये चार टॉपिक हमने भारतेंदु युगीन नाटक से संबंधित जो पहला वीडियो है वो उसमें हमने कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतेंदु युग के बाद और प्रसाद युग से पूर्व की जो प्रवृत्तियों पर रचे गए नाटक हैं उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही प्रसाद युगीन नाटकों को भी देखेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है, जैसे अगर हम देखें तो रोमांचकारी नाटक, पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामयिक उपादानों पर रचित नाटक, प्रतीकवादी नाटक, इन सभी उपशीर्षकों को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रसाद युगीन नाटकों को के साथ साथ अनुदित नाटक साहित्य और अनुदित नाटक साहित्य तक के प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रसादोत्तर नाटक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को प्रसाद युगीन नाटकों तक ही सीमित रखेंगे। तो बढ़ते अपने मेन टॉपिक की ओर। तो पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु युग के अनुदित नाटक तक के उपशीर्षक को देख लिया था। आज हम इस वीडियो में प्रारंभ कर रहे हैं भारतेंदु युग के बाद और प्रसाद युग के पूर्व के नाटकों की विशेषताओं को देखने वाले हैं और उनकी जो विषय वस्तु को लेकर भिन्नता है उन्हें भी हम इस सेक्शन के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतेंदु युग के बाद और प्रसाद के पूर्व। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, हिंदी नाटकों के द्वितीय उत्थान की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला माधव शुक्ल का कौन सा नाटक 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर क्या होगा? महाभारत नाटक। ठीक है, हिंदी नाटकों के द्वितीय उत्थान यानी प्रथम उत्थान हम भारतेंदु युग में देखते हैं। द्वितीय उत्थान की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला माधव शुक्ल का नाटक 1915 में प्रकाशित हुआ था और यह नाटक था महाभारत नाटक। ठीक है, यहीं से नाटक का पुनरुत्थान प्रारंभ होता है। 1915 ईस्वी में माधव शुक्ल का महाभारत प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित वह कौन सा नाटक है जिसमें हिंदी नाट्यकला के सुंदर रूप के दर्शन होते हैं? सही उत्तर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। इसने नाटकों के द्वितीय उत्थान की परंपरा को थोड़ा आगे बढ़ाया। माखनलाल चतुर्वेदी के कृष्णार्जुन युद्ध प्रकाशन वर्ष 1918 तथा बद्रीनाथ भट्ट के दुर्गावती। ठीक है, बद्रीनाथ भट्ट की रचना कौन सी? दुर्गावती, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1925। इस नाटक में हिंदी नाट्यकला के सुंदर रूप का दर्शन हुआ है। इसके पश्चात तो जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक नाटकों की परंपरा ने नाटक साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया है। तो अगर हम देखें तो भारतेंदु युग था। भारतेंदु युग में जिन रचनाकारों ने अपनी रचना की, उसके बाद जब हम देख रहे हैं तो प्रवृत्ति में थोड़ी भिन्नता आती है और द्वितीय उत्थान के लिए जो कहते हैं पृष्ठभूमि तैयार करना, वो भारतेंदु युग के बाद हमको दिखाई देता है। कौन कौन से नाटक में? माखनलाल चतुर्वेदी के नाटक में वह रूप दिखाई देता है, बद्रीनाथ भट्ट के नाटकों में वह रूप दिखाई देता है और एक और थे माधव शुक्ल के नाटकों में हमें वह बात दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के अस्त होने यानी 1885 से लेकर प्रसाद युग तक के नाटकों के अध्ययन की सुविधा के लिए कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? यानी अगर हम देखें तो भारतेंदु युग की समाप्ति और प्रसाद युग तक के नाटक को अगर हम अध्ययन की सुविधा के लिए बांटना चाहें तो उसे हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो कुल 5 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम एक चीज़ देख लेते हैं। भारतेंदु के अस्त होने के समय से लेकर प्रसाद की नाट्यकला के विकास युग तक की, ठीक है, नाट्यकला के विकास युग तक की हिंदी नाटकों के कई रूप हैं। तो यहाँ पे प्रसाद युग के विकास की, ठीक है, अगर हम देखें तो प्रसाद नाट्यकला को हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न को देख सकते हो आप कि भारतेंदु का अस्त हो रहा है और दूसरा प्रसाद के प्रारंभ, इस बीच में जितने भी नाटक लिखे गए हैं उनको अध्ययन की सुविधा में कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में बांटा गया है।
ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं 1885 ये है भारतेंदु युग, यहाँ समाप्त हो रहा है, और यह प्रसाद युग है। इस बीच जितने भी नाटक लिखे गए उनको हम अध्ययन की सुविधा के लिए बांट रहे हैं 5 वर्गों में। ये 5 वर्ग हैं रोमांचकारी, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामयिक और प्रतीकवादी। भारतेंदु के अस्त होने के समय तथ्य देख रहे हैं अब हम। भारतेंदु के अस्त होने के समय यानी 1885 से लेकर प्रसाद की नाट्य कला के विकास युग तक हिंदी नाटकों के कई रूप विकसित हुए हैं। सुविधा के लिए उन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, जिनमें रोमांचकारी नाटक, पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित नाटक और प्रतीकवादी नाटक। अब हम एक एक करके इन सभी नाटकों, इन विषयों को देखेंगे और इनके अंतर्गत आने वाले नाटककार और उनके नाटकों को भी देखेंगे। तो सबसे पहला अगर हम देखें वर्ग रोमांचकारी नाटक का है। ये रोमांचकारी नाटक कब लिखे गए हैं? भारतेंदु युग के बाद और प्रसाद युग से पहले, ठीक है। तो पहला प्रश्न है रोमांचकारी नाटक से, रोमांचकारी नाटकों पर मुख्य रूप से किसका प्रभाव था? तो सही उत्तर क्या होगा? पारसी कंपनियों के वातावरण का प्रभाव था रोमांच नाटकों पर। तथ्य देख लेते हैं। रोमांचकारी नाटक, इन नाटकों की रचना अधिकतर 19वीं शती के अंत और 20वीं के प्रारंभ में हुई। ये पारसी कंपनियों के वातावरण से प्रभावित थे और प्रायः उन्हीं द्वारा अभिनीत होने के लिए लिखे जाते थे। इनके कथानक फारसी प्रेमाख्यानों से लिए जाते थे या उन्हीं के अनुकूल कल्पित होते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोमांचकारी नाटक के प्रसिद्ध लेखकों में शामिल नहीं है? सही उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद शामिल नहीं है। रोमांचकारी नाटकों में मुख्य रूप से शामिल हैं रौनक बनारसी, हुसैन मियाँ ज़रीफ और मुंशी विनायक प्रसाद तालिब, ठीक है। तथ्य भी देख लेते हैं। रोमांचकारी नाटकों के 3 लेखक हैं, ठीक है, रौनक बनारसी, हुसैन मियाँ ज़रीफ और मुंशी विनायक प्रसाद तालिब। ये तीनों नाटककार भारतेंदु युग के बाद और प्रसाद युग से पहले नाटक रचना कर रहे थे। किस प्रकार के नाटक? रोमांचकारी नाटक। अगला प्रश्न है, हुसैन मियाँ ज़रीफ द्वारा रचित प्रसिद्ध रोमांचकारी नाटक कौन सा है? तो हुसैन मियाँ ज़रीफ की रचना है लैला मजनू और अली बाबा, ठीक है। तथ्य देख लेते हैं। रौनक बनारसी का इंसाफ़े महमूद, एक मिनट, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा गया था हुसैन मियाँ ज़रीफ का। तो हुसैन मियाँ ज़रीफ का की अगर हम बात करें तो इन्होंने लैला मजनू लिखा है, गुल बकावली, इशरत सभा, अली बाबा, चांद बीवी तथा हातिम ताई, ठीक है। तो ये सभी जो रचनाएं हैं या ये सभी नाटक जो हैं रोमांचकारी नाटक है और इसके नाटककार कौन है? हुसैन मियाँ ज़रीफ। अन्य जो 2 हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक रौनक बनारसी थे जो रोमांचकारी नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचना है इंसाफ़े महमूद, ठीक है। तो यह रचना भी रोमांचकारी नाटक है और इसके नाटककार रौनक बनारसी हैं। एक और नाटककार थे रोमांचकारी नाटक में, मुंशी विनायक प्रसाद। इन्होंने तालीब के विक्रम विलास और गोपी चंद नाटक का अगर हम देखें, एक सेकेंड, मुंशी विनायक प्रसाद तालिब पूरा नाम है ये शायद, मुंशी विनायक प्रसाद तालिब, ये इनका पूरा नाम है। इनके 2 नाटक है, विक्रम विलास और गोपीचंद्र नाटक, ठीक है। गोपीचंद और विक्रम विलास ये दोनों रोमांचकारी नाटक है। नाटककार कौन है? मुंशी विनायक प्रसाद तालिब, ठीक है। तो ये 3 रोमांचकारी नाटककार हैं इस युग के और इन तीनों नाटककारों के नाटकों को भी हमने देखा जो रोमांचकारी नाटक के रूप में अधिक प्रचार प्रसार जिनका हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रोमांचकारी नाटकों की भाषा मुख्य रूप से कौन सी थी? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? हिंदुस्तानी भाषा थी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, रोमांचकारी नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सही उत्तर क्या होगा? उत्तेजक, घटना विधान और तड़क भड़क वाला देश विन्यास था, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है कि उत्तेजक घटना विधान हो तभी रोमांच उत्पन्न होगा, या रहस्य उत्पन्न या जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए घटना विधान का सही होना जरूरी है। उसके साथ ही तड़क भड़क वाला देश विन्यास इस नाटकों की विशेषता है। तथ्य देख लेते हैं। श्रृंगारपूर्ण वातावरण, उत्तेजक घटना विधान, वेश विन्यास
की तड़क भड़क और छिछले किस्म के संवादों के माध्यम से ये नाटक सामान्य जनता का मनोरंजन करते थे। इनमें उत्तेजक दृश्यों की योजना की जाती थी, हीन प्रेम एवं अश्लील भावनाओं का प्रदर्शन होता था। इनमें मुख्य पात्र नायक, नायिका या प्रेमी प्रेमिका हुआ करते थे। नाट्य कला की दृष्टि से इन नाटकों को महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। भारतेंदु के बाद और प्रसाद के पूर्व इस संधि युग में इनका प्रभाव अधिक रहा। आगे चलकर जनता की रुचि परिष्कृत होने पर इनकी परंपरा समाप्त हो गई। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि भारतेंदु के बाद और प्रसाद से पूर्व ये जो संधि युग है, इस संधि युग के बीच में ये नाटक लिखे गए और इसका जो प्रभाव है वह हमको धीरे धीरे समाप्त होता दिखाई देते जा रहा है प्रसाद युग के आगे। ठीक है, तो बस ये इसी युग तक हम इसको देख सकते हैं या इसका प्रभाव इसी युग तक सीमित रहा है। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने रोमांचकारी नाटकों की परंपरा को थोड़े परिमार्जन के साथ आगे बढ़ाया? सही उत्तर क्या होगा? राधेश्याम कथावाचक और आगा हश्र कश्मीरी, इन्होंने रोमांचकारी नाटकों की परंपरा को परिमार्जन के साथ आगे बढ़ाया है। देखिए अगर तथ्य तो आगे चलकर मोहम्मद आगा हश्र कश्मीरी और पंडित राधेश्याम कथावाचक के नाटक इन्हीं नाटकों की परंपरा में थोड़े परिमार्जन के साथ लिखे गए थे। दूसरा जो प्रकार था, यानी कुल 5 प्रकार थे संधि युग के नाटकों की, यानी भारतेंदु के बाद और प्रसाद से पूर्व यह जो संधि युग है, इस युग के नाटकों के अध्ययन की सुविधा के लिए 5 वर्गों में इसको बांटा गया है। रोमांचकारी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पौराणिक नाटक। ठीक है, प्रश्न है 1912 ईस्वी के बाद पौराणिक नाटकों के विकास में प्रसाद वर्ग के अलावा अन्य 2 प्रमुख वर्ग कौन से थे? सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर है बेताब राधेश्याम कथावाचक और बद्रीनाथ भट्ट का वर्ग। ठीक है, 1912 के बाद पौराणिक नाटक के विकास में प्रसाद वर्ग तो था ही, इसके अलावा अन्य 2 प्रमुख वर्ग कौन कौन से थे? एक तो बेताब राधेश्याम कथावाचक का वर्ग था और दूसरा बद्रीनाथ भट्ट का वर्ग था। क्या है इनके विषय में वह भी जान लेते हैं। पौराणिक नाटक 1912 के पश्चात पौराणिक नाटकों की बाढ़ सी आ गई। प्रवृत्ति एवं स्वरूप की दृष्टि से इनके प्रमुख 3 वर्ग बन गए। अब पौराणिक नाटक के 3 वर्ग हमको दिखाई देते हैं। एक बेताब और राधेश्याम कथावाचक का वर्ग था, दूसरा बद्रीनाथ भट्ट का वर्ग था और तीसरा प्रसाद का वर्ग था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेताब और राधेश्याम कथावाचक के पौराणिक नाटकों की मुख्य कमी क्या थी? सही उत्तर क्या होगा? वे पौराणिक वातावरण उपस्थित करने में पूर्णतः असफल थे। पौराणिक नाटक तो रच रहे थे, लेकिन पहले वर्ग के जो भी रचनाकार थे ये पौराणिक वातावरण उपस्थित नहीं कर पा रहे थे अपने नाटकों में। तो ये एक कमी इनके नाटकों में, इस वर्ग के नाटकों में दिखाई दे रही थी। तथ्य देख लेते हैं। बेताब और राधेश्याम कथावाचक के पौराणिक नाटक एक ओर तो नैतिक उपदेशों से भरे होते थे, किंतु दूसरी ओर जनता की हीन मनोवृत्ति को तुष्ट करने के लिए उनमें रोमांचकारी दृश्यों तथा भद्दे प्रेम प्रसंगों की योजना भी की जाती थी। पौराणिक वातावरण उपस्थित करने में तो ये पूर्णतः असफल थे। पौराणिक युग के महापुरुष 20वीं सदी के जनसाधारण से किसी प्रकार भी उच्च नहीं दिखाए जाते थे। ठीक है, तो ये एक कमी इस पहले वर्ग के पौराणिक नाटकों में दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न है, बद्रीनाथ भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त ये दूसरे वर्ग के हैं। इन तीनों के नाटकों को बेताब वर्ग से श्रेष्ठ क्यों माना गया? क्योंकि उनमें कोड़ा उपदेश न होकर साहित्यिकता और कलात्मकता भी थी। अगर हम यहाँ पे इन तीनों वर्गों को ध्यान से देखें तो प्रश्नों के माध्यम से ही हम चीज़ों को समझ पाएंगे। पौराणिक नाटक के अगर हम देखें तो 3 वर्ग थे। बेताब और राधेश्याम कथावाचक का वर्ग था एक, बद्रीनाथ भट्ट का वर्ग था जिसमें गुप्तजीवी शामिल है, मैथिली शरण गुप्त शामिल है, माखनलाल चतुर्वेदी शामिल है, और एक वर्ग है प्रसाद वर्ग का। ठीक है, क्योंकि हमने देखा प्रसाद युग में भी पौराणिक नाटक लिखे गए, तो प्रसाद युग के जो पौराणिक नाटक हैं तो वो तो पूरी तरीके से संपन्न है और सफल भी वो नाटक कहे जाएंगे। लेकिन जब हम बेताब की बात करते हैं तो वहाँ पे एक तो कमी क्या दिखाई देती है कि वातावरण नहीं है, दूसरी चीज़ वहाँ क्या दिखाई देती है, उसमें कलात्मकता उस हिसाब से नहीं दिखाई दे रही, वहाँ प्रेम प्रसंग उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब हम बद्रीनाथ भट्ट की बात करें तो इसकी तुलना में इसमें कलात्मकता है, यानी पौराणिक नाटकों को प्रस्तुत करने के लिए जिस कलात्मकता या साहित्यिकता की आवश्यकता होती है वो हमें बद्रीनाथ भट्ट के वर्ग में दिखाई देती है। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। और जो पहला वाला वर्ग था जिसमें प्रेम प्रसंग थे उसमें उपदेश प्रधान वो ज़्यादा दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो बद्रीनाथ भट्ट और माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त का जो वर्ग था वह बेताब वर्ग से इसलिए श्रेष्ठ माना जा रहा था क्योंकि इनमें कोड़ा उपदेश नहीं होकर साहित्यिकता थी और कलात्मकता थी। तथ्य देख लेते हैं। बद्रीनाथ भट्ट तथा उनके वर्ग के अन्य नाटककारों में कौन कौन थे? बद्रीनाथ भट्ट वाले में गोविंद वल्लभ पंत थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे, मैथिली शरण गुप्त थे, आदि ने अपेक्षाकृत
सुरुचिपूर्ण नाटकों की सृष्टि की। इनमें कोरा उपदेश न होकर साहित्यिकता एवं कलात्मकता भी हैं। अति प्राकृतिक या रोमांचकारी दृश्यों की योजना कथा विकास के लिए की गई है, अनावश्यक विस्तार या सस्ते कुतूहल के लिए नहीं। पौराणिक युग के वातावरण की रक्षा का सफल प्रयत्न भी किया गया है। चरित्र चित्रण बेताब तथा उनके वर्ग के अन्य नाटकों की तुलना में अच्छा है, किंतु कथा के सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान होने के कारण चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विकास नहीं हो सका है। तो इनकी भी कमी क्या दिखाई दे रही है कि चरित्रों का जो विकास है वह बद्रीनाथ भट्ट के वर्ग में भी दिखाई नहीं देता। तो 3 पौराणिक रूप दिखाई दे रहे हैं, एक तो बेताब का वर्ग था, दूसरा बद्रीनाथ भट्ट का था और तीसरा प्रसाद का था। तो तीनों में कुछ ना कुछ, यानी दोनों में ऊपर के जो ऊपर एक 2 अभी हमने पढ़े हैं उनमें कुछ ना कुछ हमें कमी दिखाई दे रही है। ठीक है, अगला जो वर्ग है वो है प्रसाद वर्ग के। पौराणिक नाटकों की मुख्य प्रवृत्ति किस ओर झुकी हुई थी? तो इसकी जो प्रवृत्ति थी पौराणिक नाटकों की वह ऐतिहासिक नाटकों की ओर अधिक झुकी हुई थी। अब तथ्य देख लेते हैं। प्रसाद वर्ग के नाटककारों में कौन कौन थे? प्रसाद थे, सुदर्शन थे इत्यादि ने कथावस्तु पुराणों से अवश्य ली, किंतु पौराणिक नाटकों की मूल विशेषताएं उनमें नहीं आ सकी। वे ऐतिहासिक नाटकों की ओर झुके हुए हैं। पौराणिक नाटकों की प्रमुख 3 विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें, यहाँ देखते हैं फिर से पौराणिक नाटक में इनमें क्या था? उपदेश था और इनमें वो वातावरण मौजूद नहीं हो पा रहा था। इनमें क्या दिक्कत थी? कलात्मकता थी, साहित्यिकता थी, लेकिन चरित्र विकास उस तरीके से नहीं हो पा रहा था। अब अगर हम प्रसाद युग की बात करें तो इसमें पौराणिक कथावस्तु थी, लेकिन ये इतिहास की ओर अधिक झुके हुए थे। ठीक है, तो पौराणिक नाटक तो रचे गए लेकिन तीनों में कुछ ना कुछ कमी रह गई। अब बात आती है कि पौराणिक नाटक हम कहें किसे? ठीक है, क्योंकि 3 वर्ग देख लिया हमने, 3 वर्ग में कुछ ना कुछ कमी नज़र आ गई, तो उस कमी को पूरा किस प्रकार से किया जाए, क्या कुछ कमी रह गई है, उसके विषय में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पौराणिक नाटकों की प्रमुख 3 विशेषताएं होती हैं। पहला है कथानक की धार्मिकता। ठीक है, पहला क्या है पौराणिक नाटक की विशेषता? कथानक की धार्मिकता। दूसरा है अति प्राकृत दृश्यों की योजना और तीसरा है प्राचीनतम विश्वासों एवं मान्यताओं की स्वीकृति में एक भी इनमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ना कथानक की धार्मिकता इन तीनों में दिखाई पड़ती है, ना ही अति प्राकृत दृश्यों की योजना दिखाई दे रही है और ना ही प्राचीनतम विश्वासों और मान्यताओं की स्वीकृति है यहाँ। तो ये तीनों का होना क्या होता है? पौराणिक नाटकों में अनिवार्य होता है और तभी हम उन्हें पौराणिक नाटकों की संज्ञा दे पाएंगे। तो हमने रोमांचकारी नाटक देख लिया, उनसे संबंधित नाटककारों को देखा और उनसे संबंधित नाटकों को देखा। फिर हमने पौराणिक नाटक देखे, उसके 3 वर्ग देखे, सभी नाटककारों को देखा और उन 3 वर्गों की कमियों को भी देखा और उनके नाटकों के विषय में नहीं दे रखा है। ठीक है, इसमें तो ये एक चीज़ थी। अगली जो श्रेणी है वो है ऐतिहासिक नाटक। कुल 5 श्रेणी हैं, यानी संधि युग की, भारतीय युग के बाद और प्रसाद युग के पूर्व के संधि युग की कुछ 5 श्रेणियां हैं, कुल 5 श्रेणियां हैं। इन 5 श्रेणियों में रोमांचकारी नाटक है जिनको हमने पढ़ लिया, पौराणिक नाटक है जिनको हमने पढ़ लिया, ऐतिहासिक नाटक अभी हम पढ़ रहे हैं। और इससे संबंधित पहला प्रश्न है बद्रीनाथ भट्ट के किस ऐतिहासिक नाटक को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है? तो बद्रीनाथ भट्ट की कृति है दुर्गावती, जिसको हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है इसे। ठीक है, भारतीय युग से पूर्व की जब हम बात कर रहे थे तभी हमने तथ्य के रूप में देखा था इसे। तो बद्रीनाथ भट्ट के किस ऐतिहासिक नाटक को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है? तो दुर्गावती को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। तथ्य देख लेते हैं। ऐतिहासिक नाटक, ऐतिहासिक नाटकों की भी कई कोटियाँ लक्षित होती हैं। पहली कोटि कौन सी है? प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक। दूसरी कोटि है बद्रीनाथ भट्ट के नाटक आते हैं, इनसे भी कुछ हीन तीसरी कोटि आती है गोपाल राम गहमरी के नाटकों को रखा जा सकता है। तो ऐतिहासिक नाटकों में भी हम 3 कोटि देख रहे हैं, प्रसाद, बद्रीनाथ भट्ट और गोपाल राम गहमरी। भट्ट जी के ऐतिहासिक नाटकों में पौराणिक नाटकों की छाया स्पष्ट झलकती है। इनमें संघर्ष का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सका है, चरित्र चित्रण साधारण श्रेणी का है। इनमें नायक या अन्य मुख्य पात्रों के अंतर्द्वंद की अभिव्यक्ति के लिए महत् क्षणों की योजना नहीं हो सकी है। भट्ट जी के नाटकों में दुर्गावती को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो 3 कोटियाँ हैं। दूसरी कोटि की जो गोपाल राम गहमरी के हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। गोपाल राम गहमरी के ऐतिहासिक नाटकों की तुलना किससे की गई है जिनमें चरित्र विकास का अभाव है? सही उत्तर क्या है कि इनके जो नाटकों की तुलना है वो की गई है उपन्यासों से।
ठीक है। गोपाल राम गहमरी के ऐतिहासिक नाटकों की तुलना उपन्यासों से की गई है। तथ्य देख लेते हैं। गोपाल राम गहमरी के नाटकों में उपन्यासों की भांति घटनाओं का घटाटोप लग गया है। उनमें ना काव्य सौंदर्य है ना चरित्र विकास है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक नाटकों के सृजन में किस मुख्य आदर्श को सामने रखा है? सही उत्तर होगा इतिहास के अप्रकाशित अंशों के माध्यम से आदर्श संगठित करना। तो अगर हम देखें तो ऐतिहासिक नाटक में भी 3 कोटियां हैं। इन तीनों कोटियों में प्रसाद जी की जो कोटि है, यानी प्रसाद जी से संबंधित, प्रसाद युग से संबंधित जो भी रचना लिखी गई हैं, ऐतिहासिक नाटक लिखे गए, उनकी विशेषता क्या थी कि इतिहास के अप्रकाशित अंशों को प्रस्तुत किया जाए लेकिन आदर्श के साथ। ठीक है। अब ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता किनको मिली है? प्रसाद जी को मिली है। इनकी कुछ रचनाएं हैं ऐतिहासिक नाटकों की, वो देख लेते हैं। जैसे राजश्री है, 1915 प्रकाशन वर्ष है। विशाख 1921 है। अजातशत्रु 1922 है। स्कंदगुप्त 1928 है। चंद्रगुप्त 1931 है। ध्रुवस्वामिनी 1933 है। ये सभी प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक हैं। अगला तथ्य देख लेते हैं। इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों की अभिव्यक्ति हुई है। प्रसाद ने इन नाटकों के सृजन में सर्वत्र अपनी निम्नलिखित आदर्श को सामने रखा है। प्रसाद का यह कथन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये याद रखना। क्या लिखा इन्होंने? इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया है। तो विशाख की भूमिका में प्रसाद जी यह लिखते हैं कि जो इतिहास के अप्रकाशित अंग है उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराना इनका मुख्य रूप से उद्देश्य है। अगला जो तथ्य है वो है प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों की कुछ अन्य ऐसी विशेषताएं भी हैं जो उन्हें दूसरे नाटककारों की तुलना में विशिष्ट स्थान का अधिकारी बना देती है। प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा करते हुए भी सांस्कृतिक वातावरण उपस्थित करने में पूर्णतः सफल हैं। उनमें राष्ट्रीय चेतना सर्वत्र देखी जा सकती है। आदर्श वीरत्व और विशुद्ध प्रेम की समानांतर धारा उनके नाटकों में प्रवाहित हुई है। साथ ही प्रवंचनापूर्ण और वासनात्मक प्रेम की स्थिति भी उनमें देखी जा सकती है। विशुद्ध सात्विक प्रेम को उत्कर्ष देने के लिए ही प्रसाद ने वासनात्मक प्रेम की सृष्टि की है। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों के पात्र किसके बोझ से दबे हुए प्रतीत होते हैं? सही उत्तर होगा इनके पात्र दार्शनिकता के बोझ से दबे हुए प्रतीत होते हैं। अगला तथ्य है, प्रसाद के व्यक्तित्व की छाप उनके सभी नाटकों पर स्पष्ट लक्षित होती है, इसलिए उनके पात्र दार्शनिकता के बोझ से दब गए हैं। प्रसाद के कथानक प्रायः उलझ गए हैं। सभी ऐतिहासिक तथ्यों को समाविष्ट करने की चेष्टा में ऐसा होना स्वाभाविक भी था। इन नाटकों में काव्यत्व की प्रवृत्ति इस सीमा तक बढ़ गई है कि उनके स्थलों पर गद्य गीतों का सा आनंद आ जाता है। अनेक स्थलों पर गद्य गीतों का सा आनंद आ जाता है। बीच बीच में गीतों की उपस्थिति कहीं कहीं तो वातावरण की सृष्टि में सहायक हुई है, पर अनेक स्थानों पर प्रसंग से अलग स्वतंत्र सी हो गई है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में द्वंद्व यानी संघर्ष का रूप कैसा है? सही उत्तर क्या होगा? अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद की स्पष्ट योजना है उनमें दिखाई देती है। तथ्य देख लेते हैं। अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद की स्पष्ट योजना के कारण इन नाटकों में संघर्ष आद्योपांत बना रहता है। यह द्वंद्व अनेक स्थानों पर सिद्धांतों का द्वंद्व बन गया है। अगला प्रश्न है, अभिनय की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों के बारे में क्या कहा गया है? तो इनके बारे में कहा गया है उन्हें पूर्णतः सफल नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका स्वरूप साहित्यिक हो गया है। तथ्य देख लेते हैं। विधान की दृष्टि से प्रसाद के नाटक पाश्चात्य एवं पौर्वात्य दोनों नाट्य शास्त्रों के समन्वित आदर्श को लेकर चले हैं। अभिनय की दृष्टि से इन्हें पूर्णतः सफल नहीं कहा जा सकता, इनका स्वरूप सब मिलाकर साहित्यिक हो गया है। अगला प्रश्न है, प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का अंत प्रायः किस रूप में होता है? सही उत्तर क्या होगा? एक तटस्थ प्रसादात्मकता और आत्मतोष के रूप में इनके नाटकों का अंत होता है। तथ्य देख लेते हैं। प्रसाद के नाटकों का अंत बड़ा ही कलात्मक होता है। प्रायः नायक के व्यक्तिगत जीवन का अवसाद दार्शनिक उदासीनता के कारण आत्मतोष के रूप में परिणत हो जाता है और अंततः दुख और सुख दोनों की सीमाओं को लांघकर एक तटस्थ प्रसादात्मकता में पर्यवसित हो जाता है। इतिहास के अप्रकाशित अंशों को प्रकाशित करते हुए भी प्रसाद ने वर्तमान की उपेक्षा नहीं की है। प्रायः उनके सभी ऐतिहासिक नाटकों में अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समस्याएं झांकती हुई लक्षित होती हैं। ठीक है, इस संधि युग की चौथी जो प्रवृत्ति है वह है सामयिक उपादानों पर रचित नाटक। ठीक है, सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित नाटक कह सकते हैं या सामयिक उपादानों पर रचित नाटक। ठीक है, प्रश्न है पहला, सामयिक समस्याओं को लेकर लिखे गए नाटकों में अधिकांशतः किस तत्वों की प्रधानता रही है? तो सही उत्तर क्या होगा? हास्य और व्यंग्य द्वारा इन सामयिक उपादानों को रेखांकित किया गया है। ठीक है,
तथ्य देख लेते हैं। सामयिक उपादानों पर रचित नाटक। पौराणिक एवं ऐतिहासिक नाटकों की तुलना में सामयिक समस्याओं को लेकर चलने वाले नाटक इस युग में कम लिखे गए हैं, यानी ये संधि युग की बात हो रही है। सामयिक समस्याओं को इस समय के बहुत कम नाटककारों ने गंभीरतापूर्वक उठाया है। उन्हें लेकर प्रायः हास्य की सृष्टि की गई है। अगला प्रश्न है, G.P. श्रीवास्तव द्वारा रचित विवाह विज्ञापन, प्रकाशन वर्ष 1927, किस श्रेणी का नाटक है? तो यह हास्यपूर्ण सामयिक नाटक है। ठीक है, G.P. श्रीवास्तव का यह नाटक है विवाह विज्ञापन। ठीक है, अगला तथ्य देख लेते हैं। पहले, हास्यपूर्ण सामयिक नाटकों में G.P. श्रीवास्तव की कुछ रचनाएं हैं जिनमें उलटफेर है, 1918 प्रकाशन वर्ष है। दुमदार आदमी 1919 प्रकाशन वर्ष है। मर्दानी औरत 1920 प्रकाशन वर्ष है। विवाह विज्ञापन 1927 प्रकाशन वर्ष है। मिस अमेरिकन 1929 प्रकाशन वर्ष है। ये सभी नाटक हास्य या सामयिक उपादानों से संबंधित नाटक हैं और इसके रचनाकार G.P. श्रीवास्तव हैं। अगले रचनाकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये भी सामयिक उपादानों से संबंधित नाटकों की रचना से जुड़े हुए हैं और इनके नाटक हैं उज्जवक और चार बेचारे। ठीक है, उज्जवक और चार बेचारे। ठीक है, अगले रचनाकार बद्रीनाथ भट्ट कृत चुंगी की उम्मीदवारी, प्रकाशन वर्ष 1919 और लबट धोधो 1926 प्रकाशन वर्ष। राधेश्याम कथावाचक की रचना है कौंसिल की मेंबरी और सुदर्शन की रचना है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। ये सभी रचनाएं सामयिक उपादानों से संबंधित रचनाएं हैं। अभी अगर हम देखें, अगला प्रश्न है इसी संबंधित, सामयिक नाटकों में हास्य की व्यंजना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर क्या होगा? भाषा के ऊटपटांग प्रयोगों और पात्रों की विचित्र आदतों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तथ्य देख लेते हैं। हास्य की व्यंजना प्रायः भाषा के ऊटपटांग प्रयोगों, पात्र विशेष की विचित्र आदतों तथा अति नाटकीय दृश्यों की अवतारणा द्वारा की गई है। इन नाटकों में व्यक्तिगत और सामाजिक बुराइयों को हास्य के आवरण में प्रस्तुत किया गया है और प्रायः कंजूसी, धनलोलुपता, फैशन परस्ती, पाखंड और मिथ्याचरण को आधार बनाकर सस्ते किस्म के हास्य की सृष्टि की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक गंभीर सामयिक नाटक की श्रेणी में आता है? सही उत्तर क्या होगा? गुलामी का नशा, और यह लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, तो गंभीर सामयिक नाटक की श्रेणी में कौन सा नाटक आता है? गुलामी का नशा। अगला तथ्य देख लेते हैं। सामयिक सामग्री को लेकर कुछ गंभीर नाटक भी लिखे गए हैं। इनमें मिश्र बंधुओं का नेत्रोन्मिलन, राधेश्याम का परिवर्तन, जमुनादास मेहरा का पाप परिणाम, जगन्नाथ दास चतुर्वेदी का मधुर मिलन, प्रेमचंद का संग्राम और लक्ष्मण सिंह का गुलामी का नशा। ये सभी नाटक गंभीर नाटक, सामयिक सामग्री से संबंधित गंभीर नाटक हैं। ठीक है, कला की दृष्टि से ये नाटक साधारण है। तो अभी हमने जो संधि युग की 5 प्रवृत्तियों की चर्चा की थी, उनमें हमने रोमांचकारी नाटक, पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक और सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित नाटक को देख लिया। और आखिरी जो इसका वर्ग बचा है वह है प्रतीकवादी नाटक। ठीक है, तो इससे संबंधित भी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतीकवादी नाटकों की परंपरा संस्कृत के किस प्रसिद्ध नाटक से चली आ रही है? सही उत्तर क्या होगा? प्रबोध चंद्रोदय। तो ये जो प्रतीकवादी नाटक की परंपरा है वो प्रबोध चंद्रोदय से चली आ रही है। और तथ्य में देख लेते हैं, प्रतीकवादी नाटकों की परंपरा संस्कृत साहित्य से ही चली आ रही है। संस्कृत का प्रबोध चंद्रोदय अपनी प्रतीकात्मकता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। हिंदी में केशव का विज्ञान गीता और देव का देव माया प्रपंच भी प्रतीकात्मक है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं, एक तो प्रबोध चंद्रोदय प्रतीकात्मक नाटक है, दूसरा केशव का विज्ञान गीता भी प्रतीकात्मक नाटक है और देव का देव माया प्रपंच भी प्रतीकात्मक नाटक है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत कृत ज्योत्सना किस प्रकार के नाटक का सुंदर उदाहरण है? तो सही उत्तर क्या होगा? प्रतीकवादी नाटक है यह भी, जिसे अन्यापदेशिक नाटक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत की जो ज्योत्सना नाटक है वह भी प्रतीकवादी नाटक के अंतर्गत शामिल है। तथ्य देख लेते हैं। इस युग में पंत की ज्योत्सना, प्रसाद की कामना इसके सुंदर उदाहरण है। ठीक है, तो प्रसाद की कामना भी इसके अंतर्गत है। ज्ञानदत्त सिद्ध का मायावी भी इसी परंपरा में लिखा गया है। तो एक और रचना प्रतीकवादी नाटक में शामिल हो गए हैं, वह मायावी ज्ञानदत्त सिद्ध की रचना है। इन नाटकों में कुछ की प्रतीकात्मकता का आधार अत्यधिक संवेदनशीलता और भावुकता है। नाटककार पंत ने प्रकृति के सभी उपादानों में मानवीय भावनाओं का आरोप करते हुए उन्हें पुरुष या स्त्री के प्रतीक रूप में स्वीकार कर लिया है।
अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटक कामना में किसका मूर्त चित्रण करने का प्रयत्न किया गया है? सही उत्तर क्या होगा? मानवीय सद एवं असद वृत्तियों के शाश्वत संघर्ष का चित्रण करने का प्रयत्न किया गया है जयशंकर प्रसाद के कामना नाटक में। तथ्य देख लेते हैं। प्रसाद की कामना में मानव जीवन के अंतर्गत चलने वाली सद एवं असद वृत्तियों के शाश्वत संघर्ष को मूर्त करने का प्रयत्न किया गया है। आलोचकों की दृष्टि में इस कोटि की प्रतीकात्मकता नाटकों के लिए अधिक समीचीन है। अगला प्रश्न है, प्रतीकवादी नाटकों के लिए आलोचकों ने अधिक सार्थक संज्ञा क्या दी है? तो प्रतीकवादी के लिए अन्यापदेशिक, यह शब्द आलोचकों ने दी है। तथ्य देख लेते हैं। प्रतीकवादी नाटकों की अधिक सार्थक संज्ञा अन्यापदेशिक कही गई है। प्रसाद के बाद श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना, सेठ गोविंद दास का नवरस और कुमार हृदय का नक्शे का रंग, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का धरती और आकाश और लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस आदि कुछ उल्लेखनीय अन्यापदेशिक या प्रतीकवादी नाटक हैं। ठीक है, तो आप सभी नाटक को उसके वर्ग के अनुसार याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित मादा कैक्टस किस परंपरा का नाटक है? तो यह भी प्रतीकवादी परंपरा का नाटक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के बाद और प्रसाद युग तक सीमित विकसित नाटकों की तीसरी प्रमुख परंपरा कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उच्च साहित्यिक एवं कलात्मक नाटकों की। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। इस प्रकार भारतेंदु के अस्त और प्रसाद के अभ्युदय युग तक नाटकों की तीन प्रमुख परंपराएं लक्षित होती हैं। एक परंपरा तो पारसी कंपनियों से प्रभावित पूर्ण नाटकों की रही है। अब अगर हम देखें, तीन परंपराएं हैं। ठीक है, इस संधि युग की तीन परंपराएं हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने उनकी विषय वस्तु को अलग कर दिया, लेकिन अगर हम संधि युग की परंपरा के अनुरूप देखें तो तीन परंपरा है। पहला है पारसी कंपनियों से पूर्णतः प्रभावित। ठीक है, दूसरी परंपरा है पारसी कंपनियों से अपेक्षाकृत परिष्कृत रंगमंचीय नाटकों की रही है, जिनमें संघर्ष, कलात्मकता तथा साहित्यिकता का भाव रहा है। और तीसरी परंपरा उच्च साहित्यिक एवं कलात्मक नाटकों की रही है। ठीक है, तो ये तीन परंपरा रही हैं। पहला पारसी से पूरी तरीके से प्रभावित था, दूसरा पारसी से परिष्कृत होकर, और तीसरा उच्च कलात्मक साहित्यिक कोटि में आते हैं। ठीक है, ये नाटक अभिनय के लिए पूर्णतः समीचीन नहीं स्वीकार किए गए हैं, किंतु इनका साहित्यिक महत्व अक्षुण्ण रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया संधि युग के 5 विषय वस्तु को लेकर जो भिन्नता दिखाई गई है, उन पांचों नाटकों को हमने वर्ग में विभाजित करके देखा, और उसके बाद हमने तीनों परंपराओं को भी देखा। ठीक है, संधि युग की 3 परंपरा को देखा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है प्रसाद युगीन नाटक का। तो प्रसाद युगीन नाटक से संबंधित पहला प्रश्न है, प्रसाद युग की कालावधि मुख्य रूप से कब तक मानी जाती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 1915 से 1937, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। प्रसाद युग की कालावधि है 15 से 37। तथ्य देख लेते हैं। प्रसाद का पहला नाटक राष्ट्रीय है और यह 1915 में प्रकाशित हुआ था। उनकी मृत्यु 1937 में हुई है। इस प्रकार 15 से 37 तक की कालावधि को प्रसाद युग कहा जाता है। इस कालावधि में हिंदी नाटक के क्षेत्र में प्रसाद जी छाए हुए थे, इसलिए अन्य नाटककारों को उभरने का अवसर नहीं मिल पाया। इस युग के लेखकों की अगर हम बात करें तो इस युग के लेखकों में विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं। प्रसाद युगीन लेखक की बात हो रही है, ठीक है, नाटककार की बात हो रही है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं, बद्रीनाथ भट्ट है, गोविंद वल्लभ पंत है, सुदर्शन है, दुर्गा प्रसाद गुप्त है, बेचन शर्मा उग्र हैं, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद है, उदय शंकर भट्ट हैं, चंद्रगुप्त विद्यालंकार हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, सेठ गोविंदास हैं। ठीक है, तो ये विशेष रूप से उल्लेखनीय रचनाकार हैं प्रसाद युग के। पहले रचनाकार हम देखते हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का कौन सा नाटक भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा मंचित होकर लोकप्रिय हुआ था? सही उत्तर होगा विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का नाटक भीष्म, जिसका प्रकाशन वर्ष 1918 है। यह भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा मंचित होकर लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक मुख्यतः कथा लेखक थे। प्रसाद युग में इनका नाटक भीष्म 1918 मंच की दृष्टि से लोकप्रिय हुआ था। बनारस की भारतेंदु नाटक मंडली ने इसका मंचन किया था। अगले नाटककार हैं गोविंद वल्लभ पंत। प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत के नाटक अंगूर की बेटी की मुख्य विषय वस्तु क्या है? सही उत्तर क्या होगा? मद्यपान की समस्या और सुधार। तथ्य देख लेते हैं। गोविंद वल्लभ पंत इस युग के प्रतिभा संपन्न नाटककार हैं। इन्होंने पौराणिक एवं सामाजिक सभी प्रकार के नाटक लिखे हैं। इनके प्रारंभिक नाटकों पर संस्कृत नाटकों का प्रभाव रहा है। बाद के नाटक पाश्चात्य नाटक विधान से प्रभावित रहे। इनके 3 नाटक हैं, वरमाला, राजमुकुट और
अंगूर की बेटी। वरमाला का प्रकाशन वर्ष 1925, राजमुकुट 1935 और अंगूर की बेटी 1937। प्रसाद युग में विशेष रूप लोकप्रिय हुए थे ये। अब अगर हम देखें तो वरमाला की जो विषय वस्तु है, राजमुकुट की जो विषय वस्तु है और अंगूर की बेटी की जो विषय वस्तु है वह भी दे रखी है। देख लेते हैं हम क्या है। वरमाला एक पौराणिक नाटक है। इसमें भूमंडल के राजा करंदम के पुत्र अविक्षित और विदिशा की राजकुमारी वैशालिनी की प्रेम कथा को भावपूर्ण रोमांटिक नाट्य शैली में प्रस्तुत किया है। मूल कथा मार्कंडेय पुराण से ली गई है। दूसरी रचना है राजमुकुट। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें वीरांगना पन्नाधाय के बलिदान को आधार बनाया गया है। तीसरी रचना है अंगूर की बेटी। यह एक सामाजिक नाटक है। इसमें मद्यपान की समस्या को सुधारवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। पंत जी प्रसाद युग के बाद भी नाट्य लेखन में प्रवृत्त रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो संधि युग में हमने पंत का जिक्र किया था प्रतीकात्मक नाटक के संदर्भ में। यहाँ पे एक और तथ्य के रूप में शामिल है, पंत जी जो हैं वो प्रसाद युग के बाद भी नाट्य लेखन में प्रवृत्त रहे हैं। अगले रचनाकार अगर हम देखें तो प्रसाद युग से संबंधित है, वो है सुदर्शन। प्रश्न है, किस नाटककार के संवाद लेखन पर सिनेमा शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है? सही उत्तर क्या होगा? सुदर्शन के नाटकों में सिनेमा शैली को देखा जा सकता है। तथ्य देख लेते हैं। सुदर्शन ने प्रसाद युग में दयानंद नाटक, अंजना और भाग्यचक्र, ये 3 नाटक लिखे हैं। इन तीनों नाटकों को प्रकाशन देख लेते हैं। दयानंद नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1917, अंजना 1923, भाग्यचक्र 1937। इन तीनों नाटकों की रचना की। आपको सिनेमा जगत में अच्छी ख्याति मिली। आपके संवाद लेखन पर सिनेमा शैली का प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। प्रसाद युग के अन्य नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं। इनसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। इब्सन की दृश्यविहीन अंक प्रणाली का अनुसरण करने वाले समस्या नाटककार कौन है? सही उत्तर क्या होगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इब्सन की दृश्यविहीन अंक प्रणाली का अनुसरण करने वाले समस्या नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली प्रकाशन वर्ष 1934 नाटक के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। तथ्य देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रसाद युग में आपके नाटकों के नाम देख लेते हैं। सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934 और आधी रात 1934। ये सभी नाटक इनके प्रकाशित हुए हैं प्रसाद युग में। तथ्य देख लेते हैं। मिश्र जी ने परंपरा से हटकर सहशिक्षा, बहुविवाह, अनैतिक संबंध आदि सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की है। आपने इन समस्याओं का समाधान भारतीय जीवन मूल्यों की दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया है। नाट्य विधान की दृष्टि से आपने इब्सन की दृश्यविहीन अंक प्रणाली का अनुसरण किया है और सब मिलाकर प्रसाद युग में ही प्रसाद परंपरा से भिन्न एक नई परंपरा की शुरुआत की है। अगले रचनाकार हैं प्रसाद युग के ही हरिकृष्ण प्रेमी। इनका प्रश्न है, इनसे संबंधित प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी का कौन सा नाटक गीति नाट्य की श्रेणी में आता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर्ण विहान जो रचना है वह गीति नाट्य की श्रेणी में आता है। तथ्य देख लेते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी अपनी प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिक नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसाद युग में आपके 5 नाटक स्वर्ण विहान कर रही हूँ। स्वर्ण विहान, ठीक है। स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, शिवा साधना 1937 और प्रतिशोध 1937। ये सभी प्रकाशित हुए हैं प्रसाद युग में, ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी के। स्वर्ण विहान सत्य और अहिंसा को केंद्र में रखकर लिखा गया एक गीति नाट्य है और पाताल विजय पौराणिक नाटक है। शेष सभी नाटक ऐतिहासिक हैं। प्रसाद युग के बाद भी आप नाट्य रचना के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहे। अगले रचनाकार हैं प्रसाद युग के ही चंद्रगुप्त विद्यालंकार। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार के नाटक रेवा में किन 2 द्वीपों की संस्कृतियों का द्वंद्व दिखाया गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? आशा द्वीप और कंबोज द्वीप के बीच की संस्कृतियों का द्वंद्व दिखाया गया है और नाटक का नाम क्या है? रेवा। तथ्य देख लेते हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार के 2 नाटक हैं, अशोक जिसका प्रकाशन 1935 है, रेवा 1935। ये दोनों नाटक प्रसाद युग में प्रकाशित हुए थे। अशोक 5 अंकों में समाप्त होने वाला पाठ्य नाटक है और रेवा में राजकुमारी रेवा आशा द्वीप और राजकुमार यशोवर्मा कंबोज द्वीप के निवासी हैं। दोनों अलग अलग संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार यह नाटक 2 विरोधी संस्कृतियों के प्रचार के द्वंद्व का नाटक बन गया है। अगले रचनाकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। पहला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का वह कौन सा नाटक है जो लोक कथा पर आधारित है जिसमें मैना मुख्य पात्र है? सही उत्तर क्या होगा? चुंबन नाटक लोक कथा पर आधारित है जिसमें मैना मुख्य पात्र है। तथ्य देख लेते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। प्रसाद युग में आपका नाटक प्रकाशित हुआ है महात्मा ईसा, प्रकाशन वर्ष 1922, चुंबन 1937,
डिक्टेटर 1937 प्रसाद युग में प्रकाशित आपके अन्य नाटक हैं। तथ्य में देख लेते हैं। आपका चुंबन नाटक विशेष प्रसिद्ध हुआ था। इसकी कहानी एक लोक कथा पर आधारित है। इसमें गांव का महाजन दौलत राम मल्लू लकड़हारे को कर्ज में फंसाकर उसकी सुंदर पत्नी मैना को रखेल बना लेता है। मैना के प्रेमी एक ठाकुर साहब हैं। वह दौलत राम की सारी दौलत अपने ठाकुर प्रेमी को सौंप देती हैं। मल्लू राम का भक्त है। भगवान राम की कृपा से उसे 5,000 रुपये मंदिर में पड़े मिलते हैं। रुपया लेकर जब वह बाहर निकलता है तो मंदिर के पिछवाड़े अपनी कुल्टा पत्नी और बदनसीब पुत्र को मृत पाता है। उग्र ने इस नाटक में लोक कथा को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत करके लोक जीवन की विसंगति और लोकमानस की आस्थावादी बुनावट का अच्छा परिचय दिया है। अगले रचनाकार हैं प्रसाद युग के ही जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। तो मिलिंद से संबंधित ये प्रश्न है। प्रताप प्रतिज्ञा प्रकाशन वर्ष 1929 नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक के लेखक कौन है? सही उत्तर क्या होगा? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। तथ्य देख लेते हैं। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने प्रसाद युग में अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक प्रताप प्रतिज्ञा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है, यह लिखा था। इसमें इतिहास से अधिक कल्पना से काम लिया गया है। अभिनय की दृष्टि से यह नाटक सफल माना गया था। अगले रचनाकार हैं बद्रीनाथ भट्ट। पहला प्रश्न है, बद्रीनाथ भट्ट का वह कौन सा नाटक है जो 1925 में प्रकाशित हुआ है और विशेष रूप से सराहा गया है? तो बद्रीनाथ भट्ट की रचना है दुर्गावती। तथ्य देख लेते हैं। बद्रीनाथ भट्ट के 2 नाटक हैं, एक तो वेण चरित्र है और दूसरा दुर्गावती है। बद्रीनाथ भट्ट वेण चरित्र और दुर्गावती, ठीक है, विशेष रूप से सराहे गए थे। अगले रचनाकार हैं दुर्गा प्रसाद गुप्त। दुर्गा प्रसाद गुप्त के नाटकों के रंगमंचीय होने का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर क्या होगा? इनके नाटकों के रंगमंचीय होने का कारण था क्योंकि ये एक मूलतः अभिनेता थे। तथ्य देख लेते हैं। दुर्गा प्रसाद गुप्त मूलतः एक अभिनेता थे, इसलिए आपके नाटक रंगमंचीय दृष्टि से लिखे गए हैं। आपके पौराणिक नाटकों में गौतम अहिल्या प्रकाशन वर्ष 1921, विश्वामित्र नाटक 1921, अभिमन्यु वध नाटक 1922 आदि उल्लेखनीय हैं। हमीर हट 1932, दुर्गावती, राणा प्रताप आदि आपके ऐतिहासिक नाटक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऐतिहासिक नाटक दुर्गा प्रसाद गुप्त द्वारा रचित है जिसका मंचन बम्बई की व्यावसायिक मंडली ने किया था? सही उत्तर होगा हमीर हट। तो इनमें से कौन सा ऐतिहासिक नाटक दुर्गा प्रसाद गुप्त द्वारा रचित है जिसका मंचन बम्बई की व्यावसायिक मंडली ने किया था? सही उत्तर क्या हो गया इसका? हमीर हट। तथ्य देख लेते हैं। हमीर हट का मंचन बम्बई की व्यावसायिक नाटक मंडली ने सफलतापूर्वक किया था। अगले रचनाकार हैं प्रसाद युग के ही हैं ये जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। प्रश्न है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी किस रस के प्रमुख लेखक माने जाते हैं? सही उत्तर क्या होगा? हास्य रस के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। तथ्य देख लेते हैं। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हास्य रस के लेखक थे। प्रसाद युग में इनके 2 नाटक मधुर मिलन प्रकाशन वर्ष 1923 और तुलसीदास नाटक प्रकाशन वर्ष 1934 प्रकाशित हुए थे। दोनों ही नाटक सामान्य स्तर के हैं। ठीक है। अगले रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित कमला नाटक जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 है, किस श्रेणी का नाटक है? तो सही उत्तर क्या होगा? यह सामाजिक नाटक है। तथ्य देख लेते हैं। उदय शंकर भट्ट एक सशक्त नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। प्रसाद युग में आपके विक्रमादित्य प्रकाशन वर्ष 1929, सागर विजय 1933, दाहर अथवा सिंहपतन। उदय शंकर भट्ट दाहर अथवा सिंहपतन 1933, विद्रोहिणी अम्बा 1935, कमला 1935। ठीक है। ये 5 नाटक प्रकाशित हुए थे प्रसाद युग में उदय शंकर भट्ट के। अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं। इनमें सागर विजय, विद्रोहिणी अम्बा पौराणिक है तथा विक्रमादित्य और सिंहपतन ऐतिहासिक है और कमला सामाजिक नाटक है। ठीक है। तो सागर विजय और विद्रोहिणी क्या है? पौराणिक नाटक है। विक्रमादित्य और सिंहपतन क्या है? ऐतिहासिक नाटक है और कमला सामाजिक नाटक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट के नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या रही है? तो सही उत्तर क्या होगा? मानवीय और स्वाभाविक चित्रण इनके नाटकों की प्रमुख विशेषता रही है। तथ्य देख लेते हैं। नाट्य विधान की दृष्टि से भट्ट जी प्रसाद युग से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उनका चरित्र चित्रण अवश्य अधिक मानवीय और स्वाभाविक है। प्रसाद परवर्ती युग में भट्ट जी की नाट्यकला में निखार आया है और उन्होंने युग संदर्भ के अनुकूल नए प्रयोग भी किए हैं। अगले रचनाकार हैं प्रसाद युगीन नाटककार ही हैं ये सेठ गोविंदास। प्रश्न है, सेठ गोविंदास के नाटकों पर किस महापुरुष के विचारों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है? तो गोविंददास के नाटकों पर महात्मा गांधी के विचारों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। तथ्य देख लेते हैं। सेठ गोविंदास के अधिकांश नाटक प्रसादोत्तर युग में लिखे गए हैं। प्रसाद युग में उनके 3 महत्वपूर्ण नाटक हैं, हर्ष, प्रकाश, कर्तव्य
जिनमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों हैं। ठीक है, तो अगर हम हर्ष की बात कर रहे हैं तो हर्ष 1935 में प्रकाशित है, प्रकाश 1935 में प्रकाशित है, कर्तव्य 1935 में प्रकाशित हुए थे। सेठ जी गांधीवादी थे, उनके द्वारा रचित नाटकों की संख्या 100 से अधिक है। उन पर महात्मा गांधी के विचारों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, सेठ गोविंद दास का नाटक कर्तव्य जो है, जिसका प्रकाशन 1935 है, किस विधा या श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो यह आएगा पौराणिक कथा के अंतर्गत। ठीक है, कर्तव्य, इनमें कर्तव्य पौराणिक है और हर्ष नाटक ऐतिहासिक है और प्रकाश नाटक सामाजिक है। ठीक है, उदय शंकर भट्ट के 3 नाटक, कर्तव्य पौराणिक है, हर्ष ऐतिहासिक है, प्रकाश सामाजिक है। अगला प्रश्न है, प्रसाद युग की रचनात्मक चेतना के प्रेरक तत्व कौन से थे? सही उत्तर क्या होगा? प्रसाद युग की रचनात्मक चेतना के प्रेरक तत्व थे राष्ट्र प्रेम और समाज सुधार, सत्य प्रेम और अहिंसा, देश की स्वतंत्रता का संघर्ष। ये सभी प्रसाद युग की रचनात्मक चेतना के प्रेरक तत्व थे। तथ्य देख लेते हैं। वस्तुतः प्रसाद युग स्वतंत्रतावादी साहित्य चेतना का युग था। उस समय हम देश की स्वतंत्रता वस्तुतः प्रसाद युग स्वतंत्रतावादी साहित्य चेतना का युग था। उस समय हम देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार तथा सत्य प्रेम, अहिंसा जैसे मानव मूल्य हमारी रचनात्मक चेतना के प्रेरक तत्व थे। इसलिए प्रसाद युग के सभी नाटक किसी न किसी रूप में इन मूल्यों से प्रेरित और प्रभावित हैं। प्रसाद युग के प्रतिभा संपन्न नाटककारों में गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मीनारायण मिश्र और सेठ गोविंद दास विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी नाटककारों की नाट्यकला का विकास प्रसादोत्तर युग में भी हुआ था, इसलिए इन पर आगे के पृष्ठों में प्रसंगानुसार विचार किया जाएगा। अगला जो टॉपिक है, प्रसाद युग में जो अनुदित नाटक लिखे गए उनके संबंध में है। तो पहला प्रश्न है, भासकृत प्रसिद्ध नाटक स्वप्न वासव दत्ता, इसका 1929 ईस्वी में हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो सही उत्तर क्या होगा? भासकृत स्वप्न वासव दत्ता का हिंदी अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्तुत किया था। तथ्य देख लेते हैं। प्रसाद युग का अनुदित नाट्य साहित्य नाटक साहित्य प्रसाद युग में भी, ठीक है, सेक्शन तथ्य में है, प्रसाद युग में भी अनुवादों की परंपरा चलती रही। संस्कृत नाटकों के अनुवाद अपेक्षाकृत कम हुए। पहला है भास की स्वप्न वासव दत्ता 1929, इसका अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्तुत किया। दूसरा प्रश्न है, अतरचंद कपूर ने भास के किन संस्कृत नाटकों का अनुवाद किया था? तो सही उत्तर क्या होगा? भास की रचना प्रतिमा और पंचरात्र का अनुवाद अतरचंद कपूर ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अतरचंद कपूर ने प्रस्तुत किया था। अतरचंद कपूर ने भास के प्रतिमा और पंचरात्र का अनुवाद प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1935 में हर्ष के नागानंद नाटक का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 1935 में हर्ष के नागानंद नाटक का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया था हरदयालु सिंह ने। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। हर्ष के नागानंद का अनुवाद हरदयालु सिंह ने 1935 में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम के प्रसिद्ध कवि मारिस मेटरलिंग की छोटी नायिकाओं का मर्मानुवाद 1916 में किसने प्रस्तुत किया था? सही उत्तर होगा बख्शी जी ने। तथ्य देख लेते हैं। बेल्जियम के प्रसिद्ध कवि मारिस मेटरलिंग की छोटी नायिकाओं का मर्मानुवाद बख्शी जी ने 1916 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ये अनुवाद मूल भाषाओं से नहीं हुए हैं, ये प्रायः अंग्रेजी अनुवादों के अनुवाद हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद युग में पाश्चात्य नाटकों के अनुवादों के बारे में कौन सा तथ्य सही है? सही उत्तर क्या होगा? ये अनुवाद प्रायः अंग्रेजी अनुवादों के अनुवाद थे। तथ्य देख लेते हैं। पाश्चात्य साहित्य की ओर भी हमारा ध्यान बना रहा। शेक्सपियर के अतिरिक्त अंग्रेजी से गोल्सवर्दी, रूसी से टॉल्स्टॉय, फ्रांसीसी से मॉलियर और जर्मन से शीलर के प्रसिद्ध नाटकों का अनुवाद भी किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी साहित्यकार के नाटकों का अनुवाद प्रसाद युग में नहीं हुआ है? तो सही उत्तर क्या होगा? दांते का नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने तथ्य में देखा गोल्सवर्दी अंग्रेजी के थे और रूसी के टॉल्स्टॉय थे और मॉलियर फ्रांसीसी के थे। तो प्रसाद युग में इन्हीं रचनाकारों के अनुवाद भी हिंदी में हुए हैं। तथ्य देख लेते हैं। भास के मध्यम व्यायोग का अनुवाद 1925 ईस्वी में गंगा पुस्तकमाला लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, एक और है, भास की रचना है मध्यम व्यायोग, इसका अनुवाद 1925 में गंगा पुस्तकमाला लखनऊ से प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, चित्रांगदा, विसर्जन और डाकघर जैसे प्रसिद्ध नाटकों के रचयिता कौन है जिनके अनुवाद 1928 ईस्वी तक हिंदी में हो चुके थे? तो ये प्रसिद्ध नाटक जो हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, और ये बांग्ला नाटक थे, इनके अनुवाद 1928 में हिंदी में हो चुके थे। तथ्य देख लेते हैं। रवि बाबू के प्रसिद्ध नाटक डाकघर, विसर्जन, व्यंग कौतुक, मुक्तधारा, राजाओं रानी, चीर कुमार,
सभा चित्रांगदा के अनुवाद भी 1928 तक हिंदी में हो चुके थे। गिरीश चंद्र घोष के कुछ नाटकों का हिंदी रूपांतरण भी हुआ। अगला प्रश्न है, बांग्ला के किस प्रसिद्ध नाटककार के नाटकों ने हिंदी नाट्य कला को बहुत गहराई तक प्रभावित किया और उसके अनुवाद 1925 तक पूरे हो चुके थे? तो सही उत्तर क्या होगा? द्विजेंद्र लाल राय। बांग्ला के किस प्रसिद्ध नाटककार के नाटकों ने हिंदी नाट्य कला को बहुत गहराई तक प्रभावित किया और उनके अनुवाद 1925 तक पूरे हो चुके थे? तो वो रचनाकार हैं द्विजेंद्र लाल राय। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर किस बांग्ला नाटककार का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है? सही उत्तर क्या होगा? द्विजेंद्र लाल राय के। तथ्य देख लेते हैं। बांग्ला के प्रसिद्ध नाटककार द्विजेंद्र लाल राय के प्राय सभी नाटकों का सुंदर अनुवाद 1925 तक प्रस्तुत हो गया था। इनके नाटकों ने हिंदी नाट्य कला को बहुत दूर तक प्रभावित किया। उपर्युक्त सभी नाटकों में सर्वाधिक लोकप्रियता द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों को प्राप्त हुई है और प्रसाद के नाटकों पर उनका प्रभाव परिलक्षित होता है। अगला प्रश्न है, कुंदमाला, और यह दिडनाग द्वारा रचित है। कुंदमाला, ठीक है, दिडनाग। यह अनुवाद 1931 में किसने किया था? तो सही उत्तर होगा हरदत्त ने किया है। तथ्य देख लेते हैं। दिडनाग के कुंदमाला का अनुवाद हरदत्त ने प्रस्तुत किया है 1931 में। तो यहाँ तक था प्रसाद युगीन नाटक। इसके बाद हम प्रसादोत्तर नाटक साहित्य को देखेंगे और प्रसादोत्तर नाटक साहित्य के बाद हम समकालीन साहित्य को देखेंगे और समकालीन साहित्य के बाद समकालीन नाटककार को देखेंगे और फिर हम महिला नाटककार को देखेंगे। तो 3 शीर्षक अभी रह गए हैं प्रसादोत्तर नाटक साहित्य का। एक बार हम विषय वस्तु देख लेते हैं फिर से। तो अगर विषय वस्तु को देखें तो प्रसादोत्तर नाटक साहित्य ये वाला सेक्शन रह गया है, समकालीन नाटककार वाला सेक्शन रह गया और महिला नाटककार, ये 3 सेक्शन रह गए हैं। और कोशिश करेंगे हम जल्द इन उपशीर्षकों को कंप्लीट कर लें ताकि हमारा जो गद्य वाला जो अंतिम शीर्षक रह गया है वह भी कंप्लीट हो जाए। और यह जून से पहले कोशिश करूँगी मैं कि ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए ताकि आपके लिए, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह काम आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।